सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला के कोट के साथ। नेल्सन मंडेला कहते हैं अ फ्री प्रेस इज वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर भी, जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी जो हमारी फ्री मीडिया है, जो हमारी फ्री प्रेस है, उसको क्या कहते हैं? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं बच्चों? देखो, जो मीडिया होती है बहुत ही जो रोल है वो प्ले करती है। जैसे ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करना, जो हमारे सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अगर मीडिया ना दिखाए तो हमें ज़िंदगी में पता नहीं चलेगा, तो ओपेकनेस आ जाएगी वहाँ पे। तो ओपेकनेस को एकदम ट्रांसपेरेंट करने का काम कौन करता है? हमारी मीडिया करती है। इसके साथ क्या हो, जैसे ही ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, और जो वोटर्स है वो क्या लेता है? फिर इन्फॉर्म डिसीजन लेता है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो होती है उसमें हेल्प करती है क्या? हमारी मीडिया। जब इन्फॉर्म डिसीजन होगी तो क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जो लोग पावर के अंदर है, मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी कि भाई हमें नेक्स्ट ईयर भी आना है तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी मीडिया स्टैब्लिश करती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी मीडिया वो क्या है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, कि डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है, डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद करती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी फ्री प्रेस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसका एकदम अपोजिट सोचो बच्चों, एकदम अपोजिट, कि हमारी जो प्रेस है उसको ऑप्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको जितना ज़्यादा टॉर्चर हो सकता है उनको वो कर रहे हैं, इवन मर्डर तक हो रहे हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? सही सोच रहे हैं आप कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उस पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। और यही कुछ है हमारा आज का एडिटोरियल, कि ग्रास रूट जो जर्नलिज्म है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी रिसेंटली जो है मुकेश चंद्राकर की हत्या हो गई थी छत्तीसगढ़ के अंदर। तो मैं सोच ही रहा था कि एडिटोरियल आया नहीं अभी तक, और आज आ गया, तो इस पर डिस्कशन बनता है, क्योंकि सीएपीएफ के लिए जो करंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जैसे आपने देखा था कि लास्ट ईयर वो आया था हमारा डोमेस्टिक वर्कर, जो वुमेन्स होती है उनको पेड डोमेस्टिक वर्क का वो मिलना चाहिए, वो आया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था। वैसे ही अभी लाइमलाइट में क्या है? अभी लाइमलाइट में हमारे लोकल जर्नलिज्म। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही की इन्फॉर्मेशन है, कि हमारा पॉइंट है यहाँ पे, और शायद हम पहली बार ऐसा डिस्कस कर रहे हैं मीडिया का। तो बच्चों इसके नोट्स बना लेना, जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देखो, जो ग्रास रूट जर्नलिज्म क्या होता है, तो जर्नलिज्म के भी लेवल्स होते हैं। जो अभी जो हम देखते हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मीडिया हाउसेज हो चुके हैं, जो एकदम लाइमलाइट वाली जो न्यूज़ है उसको दिखाते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोकल लेवल के इश्यूज है कहीं ना कहीं वो जो है अनसुने रह जाते हैं, वो अनहिंडर रह जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता लोगों को। ठीक है, तो उसकी की वजह से जो है ग्रास रूट जर्नलिज्म, जो लोकल जर्नलिस्ट है वो उभर रहे हैं। और इसका एक रीज़न है हमारा डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मीडिया की वजह से भी उभर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे जो लोकल जर्नलिस्ट है, अभी मुकेश चंद्राकर का केस आया था कि छत्तीसगढ़ एरिया में इनका मर्डर हो गया था। मर्डर का रीज़न क्या था कि इन्होंने एक करप्शन को उजागर करा था, कि वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो ठेकेदार था उसने करप्शन करा था बहुत ही ज़्यादा, करोड़ों रुपए का। तो उसको कहीं ना कहीं वहाँ पे उजागर करा था, और इसके एक्सपोज के चक्कर में उनका मर्डर हो गया। तो बच्चों, हैरानी की बात नहीं है, ये पहला मर्डर नहीं है जो किसी लोकल जर्नलिस्ट का हुआ हो। एडिटोरियल में बताया गया है कि उमेश दोभल जो केस 1988 में आया था, सिमिलरली जैसे मुकेश जी का मर्डर हुआ है जो छत्तीसगढ़ के अंदर, इनका हुआ था उत्तराखंड के अंदर। इन्होंने क्या करा था, जो वहाँ पे दारू माफिया थे, लिक्विड माफिया थे, उनका जो पॉलिटिकल कनेक्शन था उसको उजागर करा था, लोगों के सामने लेके आए थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करते हैं जर्नलिस्ट, जो ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करते हैं जर्नलिस्ट, उनका कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है। मतलब क्या कि जो डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट किया जा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे हमने कोट देखा था नेल्सन मंडेला का। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि जो हमारे ग्रास रूट जर्नलिस्ट है वो जितने भी पावरफुल लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं खतरा महसूस करते हैं। और ये जो है मर्डर का जो सर्कमस्टांस है ये एकदम एक्सट्रीम वाला है। थ्रेट होना, मर्डर के थ्रेट आना, धमकियां देना, गुंडों से पिटवा देना, ये सब नॉर्मल सिचुएशंस है। लेकिन मर्डर करवा देना ये बहुत ज़्यादा एग्रीव सिचुएशन है। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि ये जो मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ क्या था, कि इन्होंने वहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो घोटाला था, घोटाला देखो कंस्ट्रक्टर ऐसे तो करेगा नहीं, उस घोटाले में पॉलिटिशियंस भी होगा, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे।
तो जो रोड कंस्ट्रक्शन में छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोटाला हुआ था बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, वो भी एकदम नक्सलाइट एरिया में, उसको लोगों के सामने लेके आया था, जिसकी वजह से वहां का जो ठेकेदार था उसने उसको सेफ्टी टैंक के अंदर चुनवा दिया था। तो देखो कितना ज्यादा हिम्मत है इन ठेकेदारों के अंदर, इन करप्ट लोगों के अंदर, कि जो जर्नलिस्ट है उसका गला घोट रहे हैं, जो जर्नलिज्म है उसका गला घोट रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का गला घोट रहे हैं, फ्री वॉइस का गला घोट रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो देखो बच्चों, इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। यहाँ पे एडिटोरियल में ये भी बताया गया है कि कुछ चैलेंजेस है जो हमारे लोकल जर्नलिस्ट, उनको मोसिफल्स बोल रखे हैं, मोसिफल जर्नलिस्ट भी बोलते हैं, जो हमारे लोकल जर्नलिस्ट है, ग्लास रूट जर्नलिस्ट है, वो फेस करते हैं। देखो ये जो जर्नलिस्ट होते हैं, लोकल जर्नलिस्ट, मैंने बताया था आपको कि इनके उजागर होने का रीजन क्या है, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब्स वगैरह जब से आया है, तब से जो लोकल जर्नलिस्ट है ये वहाँ की लोकल इशू को सामने लेके आ रहे हैं लोगों के, क्योंकि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है वो कहीं और बिजी हैं कुछ और न्यूज़ दिखाने के अंदर, ठीक है। तो ये भी न्यूज़पेपर के अंदर ही बोला गया है। तो ये जो लोकल जर्नलिस्ट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इनके पास प्रॉपर जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जो सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, किसी आप टी सीरीज वगैरह से जर्नलिज्म का कोर्स करेंगे, वो चीज़ इन पे नहीं रहती। पैशन और सिर्फ कमिटमेंट रहता है कि भाई हमें लोकल जो इश्यूज है वो सामने लेके आते हैं। और इनकी जो वर्किंग कंडीशन होते हैं भाई, बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन में ये जो है अपना काम करते हैं। सिर्फ मोबाइल हो गया और एक छोटा सा लैपटॉप हो गया, अगर वो भी नहीं होता, सिर्फ मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करके, कोई इफेक्ट वगैरह नहीं, नॉर्मल न्यूज़ दिखाते हैं एकदम। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, और कभी कभी तो क्या होता है कि अपने जो घर चलाने के लिए भी इन पे सफिशिएंट पैसे नहीं होते, 5-6 हज़ार रुपये में ये जॉब कर रहे होते हैं लोकल मीडिया हाउसेज वाले, जो एकदम लोकल जर्नलिस्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या कि उनकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल हो गई, चाहे वो कंडीशन हो गई कि ट्रेनिंग वाली कंडीशन हो गई, ये बहुत ही ज़्यादा पुअर है, ये एडिटोरियल में बताया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है बच्चों, कि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो क्या करते हैं कि इनकी जो न्यूज़ है, जो छोटे छोटे जो मीडिया हाउसेज हैं, उनकी जो मीडिया हाउसेज के छोटे छोटे जो लोकल जर्नलिस्ट है, जो अपना यूट्यूब पे चैनल बना के वहाँ पे न्यूज़ दिखा रहे हैं, इनकी जो न्यूज़ है इनको चुरा लेते हैं, एज अ वल्चर का काम करते हैं। ये भी यहाँ पे बता रखा है कि बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं वो क्या करते हैं कि इनकी जो वाइटल लीड्स होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसको चुरा लेते हैं, और जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लोकल जर्नलिस्ट का, वो कहीं ना कहीं अननोटिस चला जाता है। तो ये बिल्कुल होता है बच्चों। और आप ये चंद्राकर जी का जो केस आया था, इसके बाद आपने देखा होगा कि जो सारे जो मीडिया हाउसेज हैं सब चंद्राकर की न्यूज़ चला रहे थे, सारे लोग जो है छत्तीसगढ़ पे सबका फोकस आ गया था। तो ये क्या होता है, यही होता है कि बड़े जो मीडिया हाउसेज है, जो की न्यूज़ होते हैं, वो भी देखते रहते हैं भाई कौन सा यूट्यूब वाला क्या चीज़ कर रहा है। वो अब उनका क्या, उनका जो हर्डल होता था, उनका जो वो प्रेशर होता था जो फाइंड आउट करने का न्यूज़ का, वो इन्होंने झेल लिया, और इनको उसके लिए पे भी नहीं किया जाता। यही चीज़ हो रही है, ये चीज़ एडिटोरियल में बताई गई है, ठीक है। देखो ऐसा होता क्यों है, ये देखो यहाँ पे भी बताया गया है कि भाई ये जो लोकल जर्नलिस्ट है, ग्रास रूट जो जर्नलिस्ट है, ये आ क्यों रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है भाई, क्योंकि जो फॉर्मल वाले हमारे जर्नलिस्ट है वो ऑलरेडी है, ठीक है। इनके होते हुए लोकल जर्नलिस्ट क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज है, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, वो क्या है कि या तो रिलीजियस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या कहीं दंगे हुए वहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो की इशू है, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, वाटर स्कार्सिटी हो गया, ये जो मेन इशू है जो हमारे लोकल लोग, हमारे लोगों को जो इफेक्ट करता है, ठीक है, उसको वो डिस्कस ही नहीं करते। सिर्फ किसी ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोल दी तो सारे दिन न्यूज़ में वही दिखाए जा रहे हैं। कहीं पे कुछ छोटी सी न्यूज़ हो गई जिसको वो बहुत बड़ा न्यूज़, पूरा एकदम नेशनल इशू बना के दिखाते हैं। वो सारी चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोकल इश्यूज़ हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा तो कोई दिखाई नहीं रहा है उसको, तो जो लोकल इशू है उसको सामने लाने के लिए हमारे लोकल जर्नलिस्ट आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकल जर्नलिस्ट है, ये भी डेमोक्रेसी को स्टेप जो मजबूत बनाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि लोकल इशू ना सामने लेके आ रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनको वो अकाउंटेबल होंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो रूल्स एंड जो लॉज होते हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहे, इनको जो सेफगार्ड्स मिलनी चाहिए वो उनको मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें जैसे चंद्राकर जी का केस हुआ वैसे जो केसेस है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे भी बता रखी है। अब लीगल और स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस में क्या बता रखा है बच्चों, कि ऐसा नहीं है कि एक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी इंडिया में देखो एक्ट की तो कमी है ही नहीं, इतने सारे एक्ट हैं कि स्टेट का अलग एक्ट है, सेंटर का अलग एक्ट है,
लोकल का अलग एक्ट है और स्टेट के ही 3-4 एक्ट है, मतलब एक्ट की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ एक्ट्स हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि उनका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता है वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे बताया गया छत्तीसगढ़ ने एक प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन एक्ट 2023 भी लागू किया था। देखो ये तो एकदम रीसेंट एक्ट है 2023 का। इस एक्ट के बावजूद भी जो है, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो मुकेश चंद्राकर के मर्डर को रोक नहीं पाई। ठीक है, तो देख लो कि यहाँ पे कितने अनसेफ हैं जो लोकल जर्नलिस्ट है, ये वो यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल और बिजनेस के नेक्सेस हैं ये कभी सामने आए नहीं। एक हमारी सेंट्रल लेवल की कमेटी थी, एनएन वोहरा कमेटी, ठीक है, इसका नाम जरूर लिखना कभी आए तो। एनएन वोहरा जो कमेटी थी, ये इसने हाईलाइट करा था अपनी गवर्नमेंट रिपोर्ट में, गवर्नमेंट की ही कमेटी थी, कि जो क्रिमिनल और ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो बिजनेसेस होते हैं, मतलब जो ठेकेदार होते हैं और जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं, इनका जो नेक्सेस होता है वो स्टेट के अंदर अनचेक्ड है, मतलब कुछ को कोई इस पर रोकथाम ही नहीं है, पकड़ ही नहीं है। ये चीज़ एनएन वोहरा कमेटी ने बताई थी। मतलब क्या कि देखो ये एकदम सबको पता है कि भाई जहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है वहाँ पे करप्शन तो ज़रूर होगा। ठीक है, ठेकेदार क्या करेगा, वहाँ पे जो मटेरियल लेगा उसको घटिया मटेरियल लगा देगा। जो रोड है कभी 10 साल चलना होगा तो 1 साल नहीं चलेगा, बारिश आ जाएगी रोड ढह जाएगा, गड्ढे हो जाएंगे उसमें, जो कि बिहार वगैरह स्टेट्स में एकदम आम बात है, वहाँ के लोग तो एकदम यूज्ड हो चुके हैं। ठीक है, करप्शन इतना ज़्यादा होता है। अब इसको जो है लोकल जो मीडिया हाउसेज वाले हैं वो तो लेके आते ही आते हैं, लेकिन जो ये हमारी एन वोहरा कमेटी है इसने भी इसको सामने लेके आया था। तो देखो मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे जो एक्शन है वो नहीं होता। तो यहाँ पे बताया गया है कि अब टाइम आ चुका है, क्योंकि ये जो है वेकअप कॉल्स होती हैं। वेकअप कॉल्स मतलब कि अब जाग जाना चाहिए गवर्नमेंट को, जैसे मुकेश चंद्राकर जी का केस हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट को जाग जाना चाहिए। क्योंकि ये जो लोकल जर्नलिस्ट है ये क्या करते हैं कि जो वॉइसलेस हैं उनको वॉइस प्रोवाइड कराते हैं। वॉइसलेस को, वॉइस मतलब क्या होता है बच्चों, देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये एक तरह से वो है स्टेटमेंट है कि वॉइसलेस को वॉइस प्रोवाइड कराना। देखो कि एक बार सोच के देखो कि अगर आपके अगर मीडिया हाउसेज ना हो, अगर जो लोकल जर्नलिस्ट है वो ही ना हो, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है वो भी ना हो, ठीक है, तो आपकी जो वॉइस है कभी सुनी जाएगी? आपके साथ अगर कुछ गलत हो जाए, लेट्स से कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, भगवान ना करे कि ऐसा हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नंबर आना हो, आपको पता चले कि आपने आरटीआई लगाई, आरटीआई के और भी बुरे हाल है, अभी डेली डिस्पैच में भी ये डिस्कस करेंगे। तो देखो आपने आरटीआई लगाई, आपको पता चला कि भाई आपसे ज़्यादा जिसकी रैंक थी उसका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ। कोटा दोनों का एक जैसा था, एज दोनों की एक जैसी थी। अब ये क्या चीज़ है, ये क्यों हुआ, इसका आंसर कैसे मिलेगा? ठीक है, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपील वगैरह करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ठीक है, अब कोर्ट केस आपके पास रास्ता रह जाता है, लेकिन कोर्ट केस इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारी इंडिया के अंदर की जो नॉर्मल लोग हैं वो कोर्ट केस कर ही नहीं पाते। तो यहाँ पे अगर आप मीडिया हाउसेज को कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो आवाज़ है वो सबके सामने आएगी। जब आपकी सबके सामने आवाज़ आएगी तो जो गवर्नमेंट है, जो पहले आपको अनसुना कर रही थी, जो डिपार्टमेंट आपको अनसुना कर रहा था, अब आपको वो रीच करेगा कि भाई क्या आपके साथ हो गया, हमको बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, यही तो अकाउंटेबिलिटी है, ये मीडिया हाउसेज करते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ है वॉइसलेस को वॉइस प्रोवाइड कराना, कि हमारी आवाज़ जब सुनी नहीं जा रही थी, जैसे मीडिया हाउसेज में आया तो वैसे हमारी आवाज़ सुनी गई। ऐसे कितने केसेस हुए हैं, आपको सबको पता है, न्यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो हमारे हीरोज़ हैं, एक तरह से ये हीरोज़ हैं, यही तो रियल हीरोज़ हैं, मुकेश चंद्राकर जैसे लोग, कि ये क्या करते हैं अपनी जान को खतरे में डाल के, जो करप्शन हो रहा है, जो अनजस्टिस हो रहा है हमारे लोगों के साथ, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं आ रहा है, वहाँ के लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो अपनी जान को दाव पे रख के यहाँ पे रखते हैं, जैसे मुकेश चंद्राकर जी ने रखी, कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जाना माना ठेकेदार होगा, वो बहुत ही दबंग ठेकेदार होगा, उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई जिसकी कीमत उनको अपनी जान से चुकानी पड़ी। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि भाई अब ये वेकअप कॉल है कि जितने भी लॉज वगैरह तुमने बना रखे हैं गवर्नमेंट वालों, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो लोकल जर्नलिस्ट है इनकी जान को बचाया जा सके। देखो जर्नलिज्म का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है होल्डिंग पावर अकाउंटेबल, कि जो लोग पावर में है ना उनको अकाउंटेबल ठहराना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल होता है किसका, किसी जर्नलिस्ट का, किसी मीडिया हाउसेस का, फ्री मीडिया का। ठीक है, वो तो दुर्भाग्य है हमारा कि जो मीडिया हाउसेज हैं वो अब बिजनेस हाउसेज बनते जा रहे हैं।
पॉलिटिशियंस का उनमें, उनके पॉलिटिशियंस की उनमें फंडिंग रहती है। ऐसे कितने मीडिया हाउसेज है, सबको पता भी है कि कौन सा किसको फेवर कर रहा है, जिसको फेवर कर रहा है उसी से उसको फंडिंग आ रही है। तो ये तो दुर्भाग्य है, लेकिन इस दुर्भाग्य में भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्या, लोकल जर्नलिस्ट जो एक ही अलग ही रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी जो भूमिका है हमारी डेमोक्रेसी में अब बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों। तो थोड़ा सा आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लोकल जर्नलिस्ट का रोल क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ दिखा रहे हैं। जो मेन इश्यूज हैं लोकल, जो मेन स्ट्रीम के इश्यूज हैं वो उनके लिए मैटर ही नहीं करते शायद। तो ये सारी चीज़ें आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छे से डिस्कशन करना चाहिए हमें, क्योंकि जो एकदम रियल इश्यूज हैं अगर आप उनको लिखेंगे अपने एग्जाम के अंदर, न्यूज़पेपर, वो जो हमारा ऐसे राइटिंग होता है उसके अंदर, या आर्ग्यूमेंट राइटिंग तो होता है उसके अंदर, तो मार्क्स जो है आपको, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। और यूपीएससी के एग्जाम में एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्या, कि इसका जो एग्जाम के पेपर को जो लोग चेक करते हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो वो आपकी राइटिंग को समझते हैं कि आप किस पहलुओं से लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी एग्जाम में बहुत अलग प्रॉब्लम आती है कि बच्चे जो है बहुत अच्छा लिख के आते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चे कहते हैं कि सर पता नहीं क्या हो गया कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया। तो यूपीएससी में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको यहाँ पे की इश्यूज को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का जो डिस्कशन है। चलो बच्चों अब लिखना चालू करो, डिस्कशन बहुत हो गया। पेपर 2 के लिए ये एक टॉपिक है ऐसे राइटिंग के लिए, इसको लिखो, लिखने के बाद ग्रुप में शेयर करो। और ग्रुप में शेयर करने के बाद ऐसा नहीं है कि एकदम साइलेंट करके बैठ जाओ बच्चों, उसको थोड़ा सा इवेल्युएट भी करा करो दूसरे बच्चों का, ठीक है। आप अपना ऐसे भेजो, दूसरे बच्चे अपना ऐसे भेजेंगे, सारे जब बच्चे भेजेंगे उसके बाद दूसरों का ऐसे पढ़ो। यहाँ से ये क्या है, नॉलेज शेयरिंग है बच्चों, ये नॉलेज शेयरिंग है। जब नॉलेज शेयरिंग करोगे तो तुम्हारी तो खुद की नॉलेज बढ़ेगी। तुम दूसरों का स्टाइल देखोगे कि हाँ यार इसने इस स्टाइल से लिखा है, ये अच्छा है। दूसरों का स्टाइल 100% तो कभी कोई कॉपी कर नहीं सकता। और ये यूपीएससी का एग्जाम तो ऐसा है कि भाई तुम रट के जाओ तो वो बेकार है, रटना नहीं यूपीएससी में रटना नहीं चलता, बाकी एग्जाम में रटना चलता है, यूपीएससी में रटना नहीं चलता। यहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग चलती है, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि भाई तुम्हारे पे लिखने का टाइम इतना कम रहेगा, 3 घंटे का टाइम है, इतनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें लिखनी है, इतना ज़्यादा तुम्हें कवर करना है कि तुम्हें सोचने का ही टाइम नहीं रहेगा। तो जो तुम्हारे माइंड में अंडरस्टैंडिंग होगी, जो तुम्हारे माइंड में बैठा होगा चीज़ें, वही बाहर आएंगी। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से चालू करो। पेपर 2 के लिए 20 मिनट 30 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर। 20-30 मिनट में इसको लिखो, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा प्रमोशन करो। ये हमारा 2 टेस्ट सीरीज है, एक टेस्ट सीरीज है, एक हमारी पेपर राइटिंग प्रोग्राम है, अभ्यास मंथन। ये पेपर 1 के लिए बच्चों। इसका जो हिंदी मीडियम है वो अभी तैयार हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी आ चुकी है और काफ़ी सारे टेस्ट आ चुके हैं। टोटल 37 टेस्ट हैं इसके अंदर, 3 पार्ट में डिवाइड है, एक सेक्शनल है, फिर उसके बाद मल्टी सेक्शनल है और फिर फुल लेंथ टेस्ट है। तो मतलब ओवरऑल जो तुम्हारा सिलेबस है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर है हमारी अभ्यास लेखन। अभ्यास लेखन बेसिकली क्या चीज़ है, राइटिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर टोटल 25 जो है टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने स्टार्ट कर दिया इसको 5 तारीख से, 2 क्लासेस हो चुके हैं और बच्चों के रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे आए हैं। हमने पहला इकोनॉमिक सेक्टर था, इकोनॉमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, अब हम सर्विस सेक्टर को डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो बच्चों जिस बच्चों को थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चलता कि सर कैसे पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए ही है, बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है, ठीक है। इसको आप ट्राई कर सकते हो, रिव्यू इसके अच्छे हैं काफ़ी, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा भारत पोल पोर्टल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है। देखो इंटरपोल, एक इंटरपोल की वर्ड है, क्या चीज़ है इंटरपोल, ठीक है। वो शाहरुख खान नहीं, क्या था, सलमान खान था वो, कोई एक मूवी थी जिसके अंदर सलमान खान पेरिस वगैरह जाता है वो करने के लिए, कुछ मैं नाम भूल गया उस मूवी का। तो उसके अंदर वो जो रोल था वो था इंटरपोल का, इंटरपोल के एजेंट का, जो दूसरी कंट्रियों में जाके जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह जी, ठीक है, इन्होंने अभी ही लॉन्च करा है ये भारत पोल पोर्टल। तो इम्पॉर्टेंट तो है ही भाई, अभी अभी लॉन्च करा है, तो ठीक है, करंट अफेयर के अंदर है। इसको डेवलप किसने करा है, सीबीआई ने। हमारे यहाँ पे इंटरपोल की एजेंसी कौन है, सीबीआई है। अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो हम 100% उसका आंसर कर पाएंगे, ठीक है। रीज़न क्या है इसको डेवलप करने का, कि भाई जो क्रिमिनल्स वगैरह यहाँ से क्रिमिनल करते हैं, यहाँ से कुछ भी फ्रॉड करते हैं और दूसरे देश में भाग जाते हैं,
वहाँ पे जाके वो चाय कॉफ़ी पीते हैं और बीच पे लेटे लेटे, तो हमारे यहाँ पे फ्रॉड करके, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड करके, चाहे कैसा भी फ्रॉड करके, तो उनको पकड़ने के लिए हमारा ये भारत पोर्टल हमारे यूनियन मिनिस्टर ने डेवलप करा है। थोड़ा सा चलो इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है किसका, हमारे इंटरपोल एनसीबी का। क्या चीज़ है इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जैसे सीबीआई वगैरह हो गई, उसको थोड़ा सा इसमें हेल्प करेंगे। ट्रांसमिशन और ये चलो ठीक है, ये सब नॉर्मल है, इसको छोड़ो। अब देखो की इशू, की चीज़ें देखो, जब मेन मुद्दे समझ आ जाएंगे सारी चीज़ समझ आ जाएगी। देखो इंटरपोल है, इंटरपोल जो हमारा है कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1923 में, ठीक है। टोटल 195 मेंबर्स हैं इसमें। इंडिया इसका मेंबर 1956 में बना था। इंटरपोल क्या चीज़ है, देखो इंटरनेशनल पुलिस मान लो, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस है इंटरपोल, ठीक है। ये है जितने भी क्राइम वगैरह करके जाते हैं, अगर किसी ने देश छोड़ दिया क्राइम करने के बाद, तो उसको कैसे पकड़ेंगे, इंटरपोल के थ्रू, ठीक है। ये हो गया, मतलब एक सेंट्रलाइज एजेंसी है हमारी इंटरपोल, आईसीपीओ में आती है, ठीक है। अब ये क्या करती है कि जो पूरे देश हैं उसके अंदर नेटवर्क फैला रखे हैं, ठीक है। जैसे भारत पोल हो गया हमारे यहाँ पे, कहीं और हो गया, तो ये सारे इंटरपोल के अंदर आते हैं। इंडिया ने 1956 में इसका मेंबर बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, लियोन फ्रांस में। ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तुम्हें कहीं भी, ठीक है, बुक्स में नहीं है ये वाला। ये जो बुक्स में होती है, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, ये वाली तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगी। ये वाली बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो मैंने तुम्हें बताया था, लॉ एंड एनफोर्समेंट करना होता है इंटरनेशनली, ठीक है। कौन कौन से इसमें वो चीज़ होती है, देखो इसमें टेररिज्म भी आता है, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग भी आती है, फाइनेंशियल एनवायरमेंटल क्राइम आते हैं, साइबर क्राइम, सारी चीज़ इसके अंदर आती है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है, वो जो हेड होता है, इंटरपोल का जो हेड होता है, 4 साल के लिए चुना जाता है। स्टेट के अंदर भी होता है। स्टेट के अंदर कौन है, हमारे यहाँ पे सीबीआई का जो डायरेक्टर है वो है इसका हेड। कितने साल के लिए, जितने साल के लिए उसका टेन्योर है, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी, ये सारी असेंबली वगैरह ये सब ठीक है, नॉर्मल चीज। इंटरपोल करता क्या है, इंटरपोल करता है नोटिस इशू करता है, नोटिस जारी करता है। कौन सा नोटिस किसके लिए करता है, कोई पर्सन खो गया, इंटरनेशनली येलो नोटिस जारी कर दिया, ठीक है। कोई पर्सन जो कुछ वार्निंग वगैरह देनी है, ग्रीन नोटिस जारी कर दिया। किसी पर्सन को ढूंढना है, रेड नोटिस जारी कर दिया। माल्या के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया, भाई उसको चाहिए हमें माल्या, ठीक है। कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी, किसी डेथ वगैरह हो गई, तो यहाँ पे ब्लैक नोटिस जारी कर दिया कि भाई अब ये हो गया, कौन है ये, कौन हमें नहीं पता, ठीक है। कोई इमिनेंट थ्रेट है, ऑरेंज नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ब्लू नोटिस जारी कर दिया। मोडस ऑपरेंडी के लिए पर्पल नोटिस, मतलब कार्यकारिणी को कहते हैं मोडस ऑपरेंडी, काम कैसे करना है उसके लिए, ठीक है। बाकी ये वाला है ग्रुप एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ यूएनएससी सैंक्शन के लिए ऐसे वाला नोटिस जारी करते हैं, ठीक है। ब्लू ये वाला जो हमारा स्काई ब्लू टाइप का है, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे जो इंटरपोल एनसीबी है, ये कौन है, इंटरपोल एनसीबी हमारे यहाँ डेजिग्नेटेड है कौन, सीबीआई। बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। नोटिस हो, ये देखो मेन की चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है, हमें पता है कि इंटरपोल का काम क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। कुछ भी क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, एनवायरमेंटल क्राइम हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो अब उस बंदे को पकड़ना है, कैसे पकड़ेंगे, इंटरपोल में नोटिस जारी करके। कौन कौन से नोटिस होते हैं हमने देख लिया, हमारे यहाँ पे कौन सी की एजेंसी है, सीबीआई है, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर करो। आई होप समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा टिपिकल था लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था, ईजी है। भारत पोल, यूनियन मिनिस्टर, इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल फ्रांस में हेडक्वार्टर, और हमारी दिल्ली में सीबीआई शीशे वाली बिल्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। देखो उड़ीसा के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। डायस्पोरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डायस्पोरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि कौन सी थीम है 18वें की, हो कहाँ पे रहा है, 18वां उड़ीसा में हो रहा है। इसकी थीम है डायस्पोरा कॉन्ट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। देखो विकसित भारत 2047 में है, और ये जो जुमले होते हैं, जुमले ये बेसिकली तो ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इसको। बहुत ज़्यादा यूज़ मतलब कि जब एंड करते हैं ऐसे राइटिंग का, जब एंड करते हैं तो किसी हमारे टारगेट के साथ जोड़ दिया करो उसको, ठीक है। कि 2047 तक विकसित भारत करना है, या फिर 5 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस का ये क्या था, थीम था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं किसने इनॉग्रेट करा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। चीफ गेस्ट कौन रहेगा, क्रिस्टिन कार्ले कांगालो, कंगारू नहीं कंगालो, क्रिस्टिन कार्ला कंगालो, ठीक है। कहाँ की है ये प्रेसिडेंट है ट्रिनिडाड और टबागो की, ठीक है। उसके बाद
जो यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर एट द यूथ प्रवासी भारतीय दिवस है वो है डॉक्टर देव प्रगाढ़, ठीक है, सीईओ और को ओनर है न्यूज वीक के, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर इसके प्लेनरी सेशन इसकी चेयर करेंगे, मतलब जो भी होगा उसकी चेयर कौन करेंगे, हमारे यूनियन मिनिस्टर। तो ये थोड़ी सी की इंफॉर्मेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस में हमारे जो ये है अमित शाह जी ये चेयर करेंगे। चीफ गेस्ट हमारे क्रिस्टीना है। देव जो हमारे प्रगाढ़ है वो ऑनर ग्रेट गेस्ट ऑफ द ऑनर है, और मोदी जी ने तो इसको इनॉग्रेट कराई है, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ याद रखना कि एक ट्रेन यहाँ पे चलाई है प्रवासी भारतीय दिवस की, जो बाहर से हमारे जो भाई लोग हैं आएंगे तो उनको पूरे भारत में घुमाना है, ठीक है। विजन क्या है, विकसित भारत 2047 तक करना है। बनाया क्यों जाता है ये प्रवासी भारतीय दिवस बच्चों, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखो। 9 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी को बनाया जाता है, मतलब कल बनाएंगे, आज 8 तारीख है ना, कल बनाएंगे इसे। बनाया जाता है कि भाई 1915 में हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। इंडिया आने के बाद बोला कि भाई ये तो हमारे नेताजी आ गए, अब हमारे जो बापू जी हैं वो आ गए, तो अब इसी डे को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस, और इसको करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आंसर करो बेटे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक आया है, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। अर्थक्वेक आया है हमारा, कल आया था, कहाँ पे, मैग्नीट्यूड 7 पॉइंट, ये रिएक्टर स्केल पे मेजर करते हैं 7.1 का। एपी सेंटर कहाँ था, एपी सेंटर था इसका टिंगरी काउंटी में। टिंगरी काउंटी का है तिब्बत चाइना में, ठीक है। टिंगरी काउंटी तिब्बत चाइना। एपी सेंटर क्या चीज होता है, फोकस क्या चीज होता है, ये देखो इसके जो झटके हैं वो कोलकाता तक में भी महसूस करे गए, लेकिन टिंगरी काउंटी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, करीब करीब 80 या 90 लोग मारे गए और 150 या 200 के करीब घायल हो गए, ठीक है। तो ये न्यूज़ तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नीचे क्या चल रहा है, कैसे ये सारा अर्थक्वेक वगैरह हो रहा है। ज्योग्राफी में तो वही आता है, ये तो तुमसे पूछेगा नहीं, या पूछ लेगा भी कहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो तिब्बत में आया था, इतना तो सबको याद रहेगा, लेकिन कैसे आया था वो सारी चीज़ें पूछेगा तो कैसे करोगे, तो वो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अर्थक्वेक आने के रीजंस होते हैं, देखो रीजंस क्या होते हैं, तो पहले चलो ये वाला रीजंस देख लेते हैं। अर्थक्वेक आने के रीजंस होते हैं या तो वोल्केनो फट गया, या फॉल्ट वगैरह हो गया, या प्लेट टेक्टोनिक्स। ये वाला जो आया था किसकी वजह से आया था, प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट की वजह से। देखो प्लेट टेक्टोनिक्स होती है जो हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, वो ऐसे किसी ऐसे प्लेट्स पे रखा हुआ है, जैसे ये दिख रहा है प्लेट्स, ये हमारी हो गई इंडियन प्लेट्स, ठीक है, ये हो गई हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ये हो गई हमारी यूरेशियन प्लेट, ये वाली पूरी ये यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स हैं या तो दूर जाती रहती हैं या पास आती रहती हैं, या ऐसे घर्षण करती रहती है, ठीक है। तो ये कुछ की मूवमेंट्स होती हैं। तो हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ क्या करती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब बच्चों कि एक दूसरे के समीप आ रही है, पास आ रही है एक दूसरे के, ठीक है, कॉन्टैक्ट में आ रही है। इसीलिए शायद हमें यूरेशियन लोग ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हमारी प्लेट्स भी उनके साथ उनके पास जा रही है, ठीक है। अब ये जब आएगी तो क्या होगा कि आपस में टकराव करेगी, और टकराव से क्या होगा, यहाँ पे कंपन पैदा होगी, ठीक है। तो जहां पे कंपन पैदा होगी जमीन के नीचे, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। और जहां पे ये टकराव हुआ है उसके एकदम ऊपर ग्राउंड में, एकदम ऊपर 90 डिग्री के एंगल वाला, एकदम ऊपर ग्राउंड में जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे, एपी सेंटर। और जहां एपी सेंटर होता है वहां पे जो है भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस होते हैं। यहाँ पे एपी सेंटर कौन सा था, टेंगरी काउंटी, टिंगरी काउंटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है आइसो सेमिक लाइन, मतलब जहाँ पे सेम जो अर्थक्वेक के झटके महसूस होते हैं रिएक्टर स्केल पे, उन्हीं लाइन को क्या कहते हैं, आइसोसिमिक लाइन, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे थे बाउंड्रीज को, ठीक है। जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती है। ये जो झटके हुए थे किसकी वजह से हुए थे, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से, कि दोनों पास पास आ रही थी, पास आने की वजह से क्या हुआ, एकदम ट्रेमर हुआ और अर्थक्वेक हुआ। जहाँ पे ये जो होता है रिवर्स फॉल्ट बोलो या कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलो, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त झटके आते हैं। इसी का रीज़न क्या है, माउंट एवरेस्ट, इसी वजह से तो माउंट एवरेस्ट आया है, ठीक है। जब एक दूसरे के पास आएंगे तो या तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी, दूसरी प्लेट ऊपर आ जाएगी, ऊपर चल के माउंटेन आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे होता है, ये एक प्लेट है हमारी, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट नीचे चली गई, एक प्लेट ऊपर आ गई, ठीक है। इसकी वजह से ये यहाँ पे माउंट एवरेस्ट बन गया, ठीक है। और ये अभी भी जो प्लेट्स है ये मूव कर रही है, इसी का रिजल्ट क्या होता है, अर्थक्वेक, अभी जो हमारे टिंगरी काउंटी में देखने को मिला। दूसरी बाउंड्री क्या होती है बच्चों, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट मतलब दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है तो नीचे से लावा निकलेगा,
ठीक है, जो मिड ओशन रिज होती है, मिड ओशन जो रिज होती है समुद्र के अंदर होती है। आप सभी को पता है कि ये जो हमारा अटलांटिक ओशन हो गया, कोई भी ओशन हो गया, ये फैल रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है कि जो उसकी प्लेट्स हैं वो दूर दूर जा रही है, दूर जा रही है तो लावा आ रहा है, नई जो ऊपर वो है परत है वो आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ये वाला, ये नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं, डाइवर्जेंट फाउंड्री, ज़्यादा ज़बरदस्त अर्थक्वेक नहीं आते, 7 से नीचे वाले आते हैं। तीसरी होती है कौन सी, कन्वर्जेंट, ये वाली ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म मतलब एक ऊपर की तरफ जा रही है तो एक नीचे की तरफ, मतलब भिड़ नहीं रही है आपस में, ना तो दूर जा रही है ना भिड़ जा रही है, बस थोड़ा सा टकराव वो कर रही है, घर्षण कर रही है। तो इसका रिजल्ट है क्या, सेंट एंड्रयू फॉल्ट, सेंट एंड्रयू फॉल्ट। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी बाउंड्री होती है। ये देखो सेंट एंड्रयू फॉल्ट थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ आ जाएगा कि ये जो हमारा ये है, ये जो हमारा ये क्या है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वो कैसे करती है काम। ठीक है, सेंट एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा सर्च मार लिया करो, क्योंकि ये सर्च मारोगे तभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे से वो होगी हमारी। दिख रहा है ये दिख रहा है, ये कैसे होगा, ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये जो हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है उसका, ये नीचे की साइड जा रहा है और ये ऊपर की साइड जा रहा है। दिख रहा है ये वाला, देख रहे हो कैसे ये आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आया कैसे, सब ज्योग्राफी में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है किसका रिजल्ट, हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर करो इसको कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप समझ आ गया होगा। अर्थक्वेक वाला छोटा सा ही था, ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं था, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। सोनोबॉयस, ये क्या चीज़ है सोनोबॉयस, देखो सोनोबॉयस क्या है कि एक ये दिख रहा है जो आपको इंस्ट्रूमेंट है, जो इंडिया और यूएस मिलकर डेवलप कर रहा है, बेसिकली तो यूएस ही करवा रहा है। ये क्या करेगा कि जो ओशन के नीचे जो सबमरीन्स आती हैं उसका पता नहीं चलता, उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करने में मदद करेगा ये। ठीक है भाई, यूएसए क्यों इतना दतार हो रहा है, क्यों इंडिया के ऊपर इतनी मेहरबानी कर रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है, क्योंकि जो यूएसए है उसका जो एकदम जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, चाइना। ठीक है, वो चाइना को हमेशा काउंटर करना चाहता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, वो चाइना को हमेशा काउंटर करना चाहता है, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ट्रेड वगैरह वो सारी चीज़ें, उसका रीज़न अलग है। ठीक है, तो इसके लिए यूएसए को इंडिया की हेल्प चाहिए, तो इंडिया को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, तो इंडिया को इसका फायदा हो रहा है, ये रीज़न है। बेसिकली टॉपिक हमारा है सोनोबॉयस, कौन सी कंट्री के साथ हो रहा है, हमारा यूएसए के साथ हो रहा है, यूएसए के साथ हो रहा है। यूएसए की अल्ट्रा मरीटाइम ये हो गई कंपनी होगी, हमारे यहाँ पे भारत डायनेमिक लिमिटेड हो गई, ये दोनों मिलकर जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं। और भी यूएसए के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रही है, थोड़ा सा देख लेना इसको। ठीक है, जैसे हमारा MH-60H हेलीकॉप्टर हो गया, P-81 मैरीटाइम पोर्टल एयरक्राफ्ट हो गया। अगर यूएसए के साथ कुछ लिखने के आ जाए तो थोड़ा सा होना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, ये इसके बारे में बता रखा है, ये मैंने आपको डिस्कस करा अभी कि भाई ये नीचे जाएगा, समुद्र के अंदर जाएगा, अपनी सोनार वेव वगैरह छोड़ेगा और देखेगा कि कौन सी सबमरीन है कौन सी नहीं है। लेकिन ये 2 टाइप से काम करेगा, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव से क्या करेगा कि अपनी सोनार सिग्नल छोड़ेगा और देखेगा कोई है या कोई नहीं है। दूसरा क्या करेगा, सोनार सिग्नल नहीं छोड़ेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, जो भी साउंड आ रहे होंगे तो उस साउंड के बिहाव पे वो ये डिटेक्ट करेगा, डेसिफर करेगा कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, बेसिकली समझ आया क्या चीज़ है सोनोबॉयस, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे अंडर सी डोमेन में अवेयरनेस डेवलप करेगा, बस इतनी सी चीज़। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर शायद ये है हमारा 3 हो गया, 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। इसको बच्चों आंसर करने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आज इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा आई थी तो ये चीज़ आपके लिए है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये शायद आज का लास्ट है हमारा, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। देखो जो मैंने बोला था कि आरटीआई की हालत क्यों बुरी है, देखो न्यूज़ अपने आप बता देती है क्या चल रहा है देश के अंदर, न्यूज़पेपर अपने आप बता देता है। डेमोक्रेसी किस डायरेक्शन में जा रही है, न्यूज़ अपने आप बता देती है। जब तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी बच्चों, देखो आरटीआई जो आया था, आरटीआई इतना मजबूत एक्ट था जिसने अकाउंटेबिलिटी एकदम उच्च स्तर की कर दी थी। उच्च स्तर की मतलब कि आरटीआई के बिहाफ पे, ठीक है, इतने ज़्यादा जो मैटर्स थे, इतने ज़्यादा जो करप्शन था वो लोगों के सामने आया था। मतलब आरटीआई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, स्पेशली करप्शंस को रिड्यूस करने के ऊपर, स्पेशली जो पावरफुल लोग हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने के ऊपर, और ये जर्नलिस्ट की बहुत ज़्यादा मदद करता है आरटीआई। अब देखो आरटीआई आ तो गया, ठीक है, अब गवर्नमेंट इसको, क्योंकि गवर्नमेंट कभी इन चीज़ों को फेवर ही नहीं करती, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी मोनोपोली चलाना चाहती है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, आरटीआई एक्ट आ गया, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन वो लेके आ गए, ठीक है, इसको जैसे तैसे। अब देखो एक्ट आ गया, एक्ट को कमज़ोर करना है, अब कैसे करेंगे,
जो एक्ट को अप्लाई करता है, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है इसको अप्लाई करता है, उस इंस्टीट्यूशन को वीक कर दो, तभी तो ये एक्ट वीक होगा। इंस्टीट्यूशन को कैसे वीक कर दो कि वहां पे जो इसको, वो देखो, अगर किसी की वर्किंग को वीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे एम्प्लॉयज को हटा दो। एम्प्लॉयज को हटा दोगे तो क्या होगा कि जो वहाँ की जो वर्किंग है ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। तो यही कुछ जो है हमारी गवर्नमेंट कर रही है, क्या कर रही है कि वहाँ पे रिक्रूट ही नहीं कर रही, वहाँ पे जो कमिश्नर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनको रिक्रूट ही नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है सेंटर को, स्टेट को, कि भाई कर क्या रहे हो तुम, ठीक है, अपॉइंट करो। देखो यहाँ पे 8 जो पोजीशन है वो खाली पड़ी है, 23,000 से जो ज़्यादा पेंडिंग है वो एकदम पेंडिंग पड़ी है, 23,000 से ज़्यादा जो अपील्स है वो पेंडिंग पड़ी है। और ये भी बताया गया था न्यूज़पेपर के अंदर कि बच्चों जो स्टेट है वो तो जो केसेस है उसको ले ही नहीं रही है। तो देखो कितनी ज़्यादा वीक हो रही है हमारी डेमोक्रेसी, सिर्फ आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से। समझ आया? ठीक है, अब थोड़ा सा हमारा जो पेपर 1 का एंगल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर 2 के एंगल में आप लिख सकते हो, ठीक है, ये वाली चीज़ जो अभी मैंने डिस्कस करी ये पेपर 2 के लिए रिलेवेंट है, और ये इन्फॉर्मेशन पेपर 2 में फोटर पॉइंट का काम करेगी अगर कोई आपको आ जाता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लिखने के लिए। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं हमारा पेपर 1 के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, ये जो हमारा कमिश्नर होता है कौन से एक्ट के अंदर इसको वो रिक्रूट करते हैं, ये जो बॉडी बनी है आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लगता ज़रूर है लेकिन है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्योंकि एक्ट से बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, कितने इसमें लोग रहते हैं? टोटल 11 लोग रहते हैं, एक कमिश्नर हो गया हमारा और 10 वो हो गए ये जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। एक तो चीफ हो गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गया, प्लस 10 जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए। और आरटीआई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि 8 से ज़्यादा खाली पड़ी है पोस्टें, मतलब 3 लोग इसको देख रहे हैं मिला के। देख रहे हो क्या हाल है हमारे देश के। अपॉइंट कौन करता है, क्योंकि इसकी अपॉइंटिंग भी देखनी पड़ेगी। अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। इसकी जो अपॉइंटिंग कमेटी होती है जो सेलेक्ट करती है, वो उसमें रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ये थोड़ा सा याद रखना। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होंगे वो रहेंगे, और कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे एक। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे एक। ठीक है, तो ये इनकी क्या होती है, ये होती है उनकी अपॉइंटिंग कमेटी। ठीक है, अब देखो ये सारे लोग कौन है, पॉलिटिशियंस ही हैं, इसलिए ये आने नहीं दे रहे, क्योंकि आने के बाद तो इन्हीं के ऊपर ये जो गाज गिरेगी ना इसकी। ठीक है, इसलिए नहीं आने दे रहे। अब इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल तक का होता है, या फिर 65 साल इनकी एज होती है। ठीक है, दोबारा इनको अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, इनके पास पावर क्या क्या रहती है, देखो पावर क्या रहती है कि कंप्लेंट आएगी तो उसका निपटारा करना है। अगर नहीं भी आती तो खुद भी ये कर सकते हैं कि भाई देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके हिसाब से स्यू मोटो पावर है कि खुद ही ये वो कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। सिविल कोर्ट की इनके पास पावर रहती है। सेम चीज़ें स्टेट के अंदर भी होती है, बस स्टेट में जो अपॉइंटिंग कमेटी का हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, अपॉइंट गवर्नर करता है, बाकी सारी चीज़ सेम है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का क्या है क्या नहीं है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, 2023 के अंदर आया था आपके सीएपीएफ के अंदर। देखो इसका आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, सीएपीएफ 2023 के अंदर आया था। अगर इसका आंसर कर रहे हो तो डेली डिस्पैच के डिस्कशन जो अब आपका आएगा उसका भी आंसर कर ही लोगे। देखो एक चीज़ समझा करो कि जो आपका सोर्स है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये कोई मैं बायस नहीं हूँ इसमें, कि जो आपका सोर्स है, चाहे आप डेली डिस्पैच कर रहे हो, चाहे किसी भी XYZ जो भी लोग पढ़ा रहे हैं सीएपीएफ का, उनका आप वो कर रहे हैं, अगर उनका जो डिस्कशन है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है तो 100% चांसेस है कि वो जो है आपका नेक्स्ट ईयर जो आपका आएगा 2025 का, इसका भी सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर नहीं करता तो छोड़ दो उसको, चाहे ये हो चाहे कोई और हो। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा, इसका भी ये भी कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। और आज के न्यूज़पेपर में और भी बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ें थी, लेकिन क्योंकि लिमिटेशंस होती है कि मैं नहीं चाहता कि आप सारे दिन डेली डिस्पैच ही पढ़ते रहो, तो इसलिए मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करा। एक पेज आज भी फालतू था लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्ट करा। बाकी जो न्यूज़ होगी कल के न्यूज़पेपर, कल के डेली डिस्पैच में आ जाएगी, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है वो डेली जो है प्लेंटी अमाउंट ऑफ न्यूज़ नहीं देता, या फिर देता है तो वो रिपीट करता रहता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं तो उसको वापस लेके आने की ज़रूरत क्या है। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं। और देखो बच्चों, जिनको मंथली ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती हो कि भाई करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, डेली डिस्पैच तो आपका एकदम रामबाण है, पैनेशिया तो है ही, लेकिन अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो आप मंथली जो है हमारी लक्ष्य जो है हमारी मंथली है द लर्नर्स की, ये भी ले सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, वेबसाइट पे जाके theLearners.co.in पे जाके
आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच बच्चों। अगर समझ आया हो, पसंद आया हो और फायदा हो रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।